everybody and welcome back to the online platform of Law Prep Judiciary। अब आज के इस वीडियो में हम सारे प्रोविजंस डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट अरेस्ट के, जो हमें देखने को मिलेंगे BNSS में। अब इससे पहले हम डील कर चुके हैं प्री अरेस्ट के प्रोविजन से। वो मतलब क्या कि कौन अरेस्ट करेगा पर्सन को, अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड नहीं तरीका क्या होगा, गवाह लड़की। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे प्रोविजंस जो कि पोस्ट अरेस्ट के हैं BNSS में। अब इसके पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्री अरेस्ट के प्रोविजन, मतलब अरेस्ट कर कौन सकता है, अरेस्ट कैसी होगी, उसके अलावा क्या राइट्स है अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट होते वक्त या अरेस्ट होने से पहले। और आज हम डिस्कस करेंगे सारे प्रोविजंस पोस्ट अरेस्ट के। ठीक है, अब प्रोविजंस में बढ़ने से पहले जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आप लोग जान लो। तो लॉ प्रेप जुडिशरी क्या करता है, हर बार स्कॉलरशिप टेस्ट करवाता है। वो ऑफ कोर्स हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, मीडियम। उसके अलावा क्या कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप ये टेस्ट दे सकते हो। प्लस अगर आप जोधपुर और जयपुर में हो तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन आके भी ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो ये टेस्ट देना तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है। ठीक है, अब आते हैं अपने पहले प्रोविजन के ऊपर जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन की। ठीक है, अब यहाँ पे तीन तरह का हमको एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। पहला तो क्या 51 के अंदर जहाँ पे एग्जामिनेशन किसकी रिक्वेस्ट पे हो रहा है, जहाँ पे एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। ये तो हो गया पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट वाला। अब 53 में हमको देखने को मिलती है राइट। यहाँ पे एग्जामिन करने की, एग्जामिन होने की राइट किसके पास होती है, अरेस्टेड पर्सन के पास में राइट होती है कि वो खुद को एग्जामिन करवा सकता है। अब 52 प्रोविजन बात करता है जहां पे अक्यूज्ड पर्सन कौन है, जिसने कौन सा ऑफेंस करा है, रेप का ऑफेंस करा है। राइट, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 51 के ऊपर, जहाँ पे एग्जामिनेशन कौन कर रहा है, एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है, किसकी रिक्वेस्ट पे कर रहा है, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है। अब क्या यूं ही एग्जामिनेशन करवा दिया जाएगा, नहीं। जहाँ पे पुलिस वाले को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है, पुलिस वाले को लग रहा है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है, क्या बिलीव करने के लिए, ये बिलीव करने के लिए कि अगर एग्जामिनेशन करवाया अक्यूज्ड पर्सन का तो हमें एविडेंस मिल सकता है ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो हमें एविडेंस मिल सकता है ऑफेंस के रिगार्डिंग, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जाती है एग्जामिनेशन करवाने की। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है, एग्जामिनेशन करेगा कौन, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे एग्जामिनेशन करता है। ठीक है, अब मान लो वो आनाकानी कर रहा है करवाने में अपना एग्जामिनेशन, तो आप क्या बहुत सारा फोर्स यूज कर सकते हो, नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप रीजनेबल फोर्स, जो प्रैक्टिशनर है, जो पुलिस वाले हैं, वो रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में। ये कब हुआ, जहाँ पे एग्जामिनेशन किसी मेल अक्यूज्ड पर्सन का हो रहा है, किसी मेल अरेस्टेड पर्सन का हो रहा है। ठीक है, पर ऑफकोर्स अगर हम बात करेंगे फीमेल की तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसकी डिसेंसी के बारे में। राइट, तो पहले तो यहाँ पे एग्जामिनेशन करेगा कौन, यहाँ पे करेगा एग्जामिनेशन ओनली बाय, कौन कर सकता है, सिर्फ ओनली बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ये आपके मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये छोटी छोटी बातें से एग्जामिनेशन कौन कर रहा है, फीमेल है तो कौन कर रहा है, सेक्शन नंबर कहाँ पे प्रोविजन दिए हुए, सारा प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, जो एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आती है, वो फॉरवर्ड करनी पड़ती है। कौन फॉरवर्ड कर रहा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहा है किसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, बिना डीले के। जैसे एग्जामिनेशन किया वो रिपोर्ट भी आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। राइट, तो 51 ये हो गया। अब देखो, अब हम पढ़ रहे एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन के अंदर कौन सा एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो सारे एग्जामिनेशन, जैसे क्या हो रहा है, आप ब्लड इकट्ठा कर रहे हो, है ना, ब्लड स्टेन, सीमन, स्वॉब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, आप कलेक्ट करते हो, इन सब का एग्जामिनेशन होता है। उसके अलावा क्या, स्वेट, हेयर सैंपल, फिंगर क्लिपिंग्स, आपके नाखून, है ना, वो सब भी आप कलेक्ट कर सकते हो। DNA प्रोफाइलिंग वगैरह भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना। या फिर कोई भी और दूसरे टेस्ट जो प्रैक्टिशनर को लगता है कि ज़रूरी है इस
केस में करने अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो बी पॉइंट है ना, इसको जनरली आपको प्री में पूछ लेते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कौन, मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास क्या है, हु पोजेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर, जिसके पास ऑफ कोर्स मेडिकल क्वालिफिकेशन है, पर किसने रिकॉग्नाइज किया है उसको, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, इसको ध्यान रखना। या फिर उसका नाम क्या है, और उसका नाम साथ साथ में क्या होना चाहिए, रजिस्टर के अंदर NMR मतलब नेशनल मेडिकल रजिस्टर के अंदर उसका नाम होना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इसका ध्यान रखना। ये 2019 वाली चीज़ आपको प्री में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आओ सेकंड टाइप के एग्जामिनेशन पे, जहाँ पे किसका एग्जामिनेशन हो रहा है, जिस पर्सन ने रेप कमिट किया है ना, जो किसका अक्यूज्ड है, रेप कमिट करने का अक्यूज्ड है। सेक्शन नंबर 52 इसकी बात करता है, जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन के ऊपर क्या चार्जेस है, रेप कमिट करने के चार्ज है या फिर अटेम्प्ट टू कमिट रेप के उसके ऊपर चार्जेस है। और वही एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है, पुलिस वाले को लगता है कि अगर उस पर्सन का एग्जामिनेशन कराया तो हमको एविडेंस मिलेंगे। क्या एविडेंस मिलेंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन ने ही उस पर्सन का रेप कमिट किया है, ये एविडेंस मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाया जाता है, ठीक है। अब कौन करेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज द अथॉरिटी, तो पहला क्या, या तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हो, इन अ हॉस्पिटल रन बाय अ गवर्नमेंट, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी में काम करते हो एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगेन इसका ध्यान रखना फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो ये एक और क्या बात करता है, अगर ये जो हमने पढ़ी ऊपर अथॉरिटी, जहाँ पे ऑफेंस, जहाँ पे थाना अगर है मान लो, उसके 16 किलोमीटर्स में आसपास में 16 किलोमीटर में अगर ये दोनों लोग अवेलेबल नहीं है, 16 किलोमीटर के रेडियस में अगर वो लोग अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे कौन करेगा एग्जामिनेशन, अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी एग्जामिनेशन कर सकता है। पर शर्त क्या है कि 16 किलोमीटर के रेडियस में ये दोनों अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वही रीजनेबल फोर्स आप यूज करोगे, अगर वो नहीं करने दे रहा है एग्जामिनेशन तो आप रीजनेबल फोर्स को यूज कर सकते हो, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ अगले पे, अगला क्या है, अगले उस पर्सन की राइट है। अब उस पे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किस पर्सन की जिसने रेप कमिट किया है, तो ऑफकोर्स उसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो वही बिना डिले के जिस पर्सन को एग्जामिन किया है उसको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, काफी बार पूछ लेते हैं आपको, नाम पता अक्यूज्ड पर्सन का, और जो पर्सन उसको उस हॉस्पिटल में लेके आया है उसका भी नाम पता होना चाहिए। अक्यूज्ड की एज क्या है, कौन से इंजरी मार्क्स दिखने को मिल रहे हैं आपको अक्यूज्ड की बॉडी के ऊपर, है ना। उसके बाद जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है, क्या पढ़ा था अपन ने, ब्लड सैंपल, सीमेंस, DNA प्रोफाइलिंग वगैरह करी है, तो सब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसका, और बाकी कोई भी दूसरे पर्टिकुलर्स डिटेल में आपने उस रिपोर्ट में लिखे होने चाहिए, ठीक है। फिर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कंक्लूजन क्या आया, क्या रीजन थे, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल रहे हैं कि रेप कमिट हुआ है तो आप क्यों इस कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या कारण है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। किस टाइम आपने स्टार्ट करा एग्जामिनेशन, कब खत्म हुआ, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातों का ध्यान रखना, और वो रिपोर्ट बिना डिले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपको देनी पड़ेगी। अब इस बात का ध्यान रखना, Who shall forward it to the magistrate, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या किया, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने रिपोर्ट दे दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या किया, वो रिपोर्ट दी मजिस्ट्रेट को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 193, जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो, 193 क्या बात करता है, 193 फाइनल रिपोर्ट की बात करते हो। जब फाइनल रिपोर्ट पुलिस वाला भेजता है, अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में आगे, तो उसमें क्या होता है, पुलिस वाला ये डिस्क्लोज करता है कि भाई या तो ऑफेंस कमिट हुआ है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, कि या तो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। तो अगर जो ऑफेंस है वो रेप का है तो यहाँ पे उसको ये रिपोर्ट भी साथ में भेजनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आएंगे अपने तीसरे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पे, ये क्या है, यहाँ पे राइट है अक्यूज्ड की, यहाँ पे राइट है अरेस्टेड पर्सन की, कि अरेस्टेड पर्सन के पास में भी ये राइट है कि वो जाके बोल सकता है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो
एग्जामिन्ड बाय, यहाँ पे कौन एग्जामिन कर रहा है, बाय अ मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ही अरेस्ट हुई तो यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब अगर मान लो जो मेडिकल ऑफिसर है एमओ वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन करेगा, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यही वाली बात है कि अगर ऑफिसर को लगता है कि दूसरा, अच्छा बीएनएसएस में ये बात भी है कि कोई दूसरा एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत भी है तो भी अगर लग रहा है एमओ को तो वो दूसरा एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा सकता है। फिर अगेन बात आएगी स्पेसिफिकली फीमेल के लिए, तो कौन करेगा, किसकी सुपरविजन में होगा, फीमेल मेडिकल ऑफिसर के। और इन केस फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो कौन, फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगेन वही, जो इंजरी आपको लग रहा है उसमें हुई है या कोई मार्क्स है ना, नाखून वगैरह के मार्क है, कोई चोट के निशान है, या किस टाइम आपको लग रहा है वो इंजरी कॉज हुई होगी, है ना, वो सब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये जो रिपोर्ट है वो आप पुलिस को तो भेजोगे ही, साथ साथ में इसकी कॉपी आप किसको दोगे, अरेस्टेड पर्सन को भी दोगे, इसका भी यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा प्रोविजन ऑफ पोस्ट अरेस्ट में कि भाई एक तो एग्जामिनेशन होता है अरेस्टेड पर्सन का, फिर देखो दूसरा क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, सेक्शन नंबर 54। अगर अभी आप सीआरपीसी देखोगे पहले जो हमारे थी यहाँ पे, तो ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, राइट। तो अब बीएनएसएस में फ़ायदा क्या है कि आपको अमेंडमेंट के ईयर्स वगैरह याद करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, ठीक है, ए बी सी अब कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो 54 देता है प्रोविजन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड के, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब हुआ कि अगर पुलिस वाले को ऐसा लग रहा है कि भाई 4-5 लोग जो है, हो सकता है इस अक्यूज्ड पर्सन को वो आइडेंटिफाई कर ले कि भाई देखा हो, उस लोकेलिटी में रहता हो, उसने मान लो चोरी का अपराध किया, तो पुलिस वाले को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये 5 लोगों में से कोई आइडेंटिफाई कर ले कि क्या ये एक्स पर्सन ये वही है क्या, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रोविजन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड का, ठीक है। अगर पुलिस को लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है ये करना इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से तो वो ऐसा कर सकती है। पर क्या पुलिस हमेशा सब्जेक्ट कर देगी अरेस्टेड पर्सन को आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी मर्जी पे नहीं, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट से। अगर कोर्ट ने परमिशन दी आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए, प्रोसेस के लिए, तभी पुलिस आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। तो पुलिस वाला पहले रिक्वेस्ट करता है, पुलिस वाला पहले रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को कि भाई हम चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन हो क्योंकि वो ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन होती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या, देखो जिस पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना, जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड इंडिविजुअल को, अगर वो पर्सन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसका ध्यान रखना, वो जो पूरी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी ना वो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगी, इसका ध्यान रखना। और मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेगा कि अगर वो पर्सन डिसेबल है तो वो पूरा कुछ आइडेंटिफाई करने में कंफर्टेबल है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से। और अब हमको पता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी 2A के अंदर बीएनएसएस में डिफाइंड है, राइट। तो ये हो गया दूसरा प्रोविजन की आइडेंटिफिकेशन हो सकता है पर्सन का। अब देखो, अब किसी पर्सन को अगर आप लेके आए हो तो पुलिस वाला उस पर्सन को सर्च भी कर सकता है कि उसके पास कोई सामान तो नहीं है, तो इसका प्रोविजन सेक्शन नंबर 49 में अपन को देखने को मिलेगा, सेक्शन नंबर 49 में अपन को देखने को मिलेगा। तो अब किसके पास है सर्च करने की अथॉरिटी, सबसे पहला बहुत सिंपल, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जिसने अरेस्ट करी, या फिर कोई दूसरा ऑफिसर जिसको, अगर मान लो प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया था तो जिस प्राइवेट पर्सन ने पुलिस वाले को आके उस पर्सन को हैंड ओवर किया तो उसके पास में अथॉरिटी है सर्च करने की। बट कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि क्या, जब पर्सन को आपने बिना वारंट के अरेस्ट किया है और उसको बेल अलाउ नहीं करी, जब आपने पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया और उसको बेल अलाउ नहीं करी तब कर सकते हो। दूसरा क्या, वारंट में अरेस्ट किया, मतलब अरेस्ट वारंट के साथ करी है और या तो उसको आपने बेल अलाउ नहीं करी या तो वो बेल अफोर्ड नहीं कर पाया। अब हमें ये भी पता है कि बेल भी बीएनएसएस में डिफाइंड है ना, तो या तो बेल अलाउ नहीं करी थी या बेल वो नहीं दे पा रहा है, बेल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। पर अगर आपने पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट करा है ना, तो वही सेम बात, या प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करा है तो क्या कि अगर वो लीगली एडमिट, अगर हम उसको बेल दे ही नहीं सकते या फिर उसके पास में बेल फर्निश करने में वो असमर्थ है, तो क्या होगा यहाँ पे,
आप सीज कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। सीज क्या करोगे, ऑफ कोर्स आर्टिकल सीज करोगे। मान लो उसके पॉकेट में आपको चाकू छुरी कुछ मिल गया तो वो आप सीज कर सकते हो, है ना। पर नेसेसरी क्लोथिंग जो उसने पहना है, जो उसे पहनने को चाहिए, उसको आप सीज नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट नेसेसरी क्लोथिंग को आप सीज नहीं करोगे, और जो भी आपने सीज करा है सामान उसको आप सेफ कस्टडी में डाल के रख दोगे कि मान लो जब भी पर्सन रिलीज होगा या उसको मजिस्ट्रेट जो भी देता है ऑर्डर, उसके बाद अगर वो घर जाना चाहे तो उसको उसका आप सामान सर्च मेमो बनता है और सामान उसको आप वापस दे देते हो, ठीक है। इसका ध्यान, तो क्या लिखा हुआ है, डिटेल सीज आइटम मस्ट बी गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन। रिसिप्ट देनी पड़ेगी कि हमने आपसे क्या क्या चीज़ को सीज किया है, और जब आप रिलीज हो गया, जब आप जाओगे तो हम आपको वो चीज़ रिटर्न वापस कर देंगे। और ऑफ कोर्स अगर फीमेल की सर्च होगी तो पहले कौन करेगा, कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर ही सर्च कर सकता है उसको, ये तो हमको पता है। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसकी डिसेंसी का, विद रिगार्ड टू द डिसेंसी, स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, ठीक है। अब देखो उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को पुलिस वाला अपने पास में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में भी देखने को मिलता है हमको कि जैसे ही पर्सन को आप अरेस्ट करके आए तो आपको 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ये राइट भी है और ये प्रोविजन फॉलो करना मैंडेटरी भी है। सेक्शन नंबर 57 क्या बात करता है कि जिस पर्सन को आप अरेस्ट करके लेके आए हो हैज़ टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कब, जब आपने पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया है, जब आपने पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया है तो विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना कोई डिले करे आपको क्या करना, और ऑफ कोर्स अगर बेल पे छोड़ सकते हो तो बेल पे आप छोड़ दोगे, वो एक अलग चीज़ है, या उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। फिर देखो 58 भी सिमिलर बात करता है, नॉट टू बी डिटेन, जिसको आपने लाया है उसको आप 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रख सकते हो पुलिस थाने में, इसका ध्यान रखना, राइट। तो ये दोनों प्रोविजंस भी आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ये राइट भी है अरेस्टेड पर्सन का कि उसको आप डिटेन करके नहीं रखोगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट अरेस्ट का प्रोसीजर भी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर अब आ गए अपन राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के ऊपर, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के ऊपर पोस्ट अरेस्ट, ठीक है, कि अरेस्ट के बाद क्या राइट है। एक तो क्या कि अगर मान लो ऑफेंस जो था उसमें आप उसको बेल के प्रोविजन लगते थे, बेलेबल अपराध है जहाँ पे नॉन बेलेबल भी है पर वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है अगर इन केस, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास में क्या है, राइट है कि जमानत पे आप छूट सकते हो, आपके पास में राइट है टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। और दूसरा क्या राइट है, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा कि आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा विदाउट डिले, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा विदाउट डिले, इसका ध्यान रखना। फिर राइट टू अ फेयर ट्रायल, बहुत जगह पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 में भी देखते हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे पर्सन का क्या होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, है ना, कि आप बिल्कुल भी लेट नहीं करोगे, आप उसका ट्रायल फेयरली कंडक्ट करोगे। जैसे हमने हमेशा सुना है केस के बारे में, हुसैन आरा खातून, स्पीडी ट्रायल के बारे में सुनते हैं, तब ये लैंडमार्क केस के बारे में जानते हैं हम, हुसैन आरा खातून के केस के बारे में, राइट। फिर देखो एक और इम्पॉर्टेंट राइट, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, और ये सेम कहाँ देखने को मिलता है हमको, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में, कि अरेस्टेड पर्सन के पास क्या राइट है कि वो लीगल अपने वकील को कंसल्ट कर सके, है ना, उसके पास में राइट है वकील को कंसल्ट करने का। और अगर इन केस वो वकील नहीं लेके आ पा रहा है तो हमें ये भी पता है कि CRPC और नाउ BNSS प्रोविजन देता है कि स्टेट सरकार प्रोवाइड करती है कि भाई आपको अगर खुद को डिफेंड करना है तो आप अपना वकील हमारे एक्सपेंस पे, हमारे खर्चे पे ले सकते हो। और सिमिलरली हमको सेक्शन नंबर 38 भी यही बात बताता है BNSS का, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो राइट ऑफ फ्री लीगल एड, हमको सबको पता है आर्टिकल 39A बात करता है राइट ऑफ फ्री लीगल एड का, जिसमें हर पर्सन के पास में क्या होता है, फ्री लीगल एड का राइट होता है। हम बहुत सारे केस लॉ पढ़ते हैं, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, सुखदास का केस लॉ भी हम इसके ऊपर पढ़ते हैं, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू रिमेन
साइलेंट, कि चुप रहने का राइट आपके पास में, कि कोई आपको फोर्स नहीं, जब आपका जो भी पुलिस है जब आपकी कोई भी स्टेटमेंट वो ले रही होती है तो हमें पता है कि वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है, थर्ड डिग्री टॉर्चर आपके साथ नहीं कर सकती है, तो आपके पास चुप रहने का राइट है। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, कि किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं करोगे टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, है ना, कि अपने अगेंस्ट ही वो कोई ज़बरदस्ती कन्फेशन दे, ज़बरदस्ती वो कोई भी स्टेटमेंट दे। और ऑफ कोर्स इसके साथ हम कौन सा केस पढ़ते हैं? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का भी केस पढ़ते हैं कि ज़बरदस्ती कोई टेस्ट कराना, नार्को एनालिसिस करवाना, ये सब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमें पता है नंदनी सतपथी वाला केस भी कहता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को भी कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं फोर्स कर सकते हो। तो अक्यूज पर्सन का एक और राइट क्या है? राइट टू रिमेन साइलेंट। कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब स्टेटमेंट या कन्फेशन हो रहा है, तो वो चुप रहने का भी अधिकार उसके पास में है, राइट। तो आई होप आपको पोस्ट अरेस्ट के प्रोविजंस क्लियरली समझ आए होंगे। अब आप लोग एक काम करेंगे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सीआरपीसी के सारे कौन से प्रोविजन थे जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। टिल देन, थैंक यू फ्रॉम माई साइड, सी यू लेटर, बाय बाय।